देखते हैं इस वीडियो में यूनिट 1 का पार्ट 3। वो है जीप पर सवार इल्लियाँ। जीप पर सवार इल्लियाँ, पाठ का नाम है जीप पर सवार इल्लियाँ और इसके लेखक है कौन? शरद जोशी, है ना। और ये क्या है? व्यंग है। पूछा जाएगा कि जीप पर सवार इल्लियाँ क्या है, कौन सी विधा है, तो वो है व्यंग। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं शरद जोशी जी, है ना। जो अगला क्वेश्चन आने वाला है वो अगला क्वेश्चन आएगा कि जो जीप पर सवार इल्लियाँ हैं, जीप पर सवार इल्लियाँ वो कितनी हैं? जीप पर सवार इल्लियाँ कितनी हैं? पहले इसका टाइटल समझ लेते हैं। एक जीप रहती है, उस पर कितनी इल्लियाँ जो सवार रहती हैं, लास्ट में जब यूनिट पढ़ेंगे उसमें पता चलेगा कि लास्ट में कितनी इल्लियाँ सवार होकर जा रही थी, जिस पर एक लेखक ने व्यंग किया है ना। तो क्या है, कौन कौन सी रहती हैं? एक तो पहला लेखक रहते हैं इल्ली, और दूसरा रहते हैं बड़ा अफसर, एक छोटा अफसर, है ना। इनके बारे में देखना है। अब पूछा जाएगा जो जीप पर सवार इल्लियाँ हैं, जीप पर सवार इल्लियाँ शरद जोशी की किस किताब से लिया गया है? किस किताब से लिया गया? वो है यथासंभव। ये कब प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 1924 में। तो 1924 में प्रकाशित हुई। तो यथासंभव पुस्तक जो इनकी किताब है उससे जीप पर सवार इल्लियाँ लिया गया है। ये ऑब्जेक्ट आ सकता है। ये तो हो गए टाइटल की बात। अभी टाइटल में भी देखते हैं। अब जैसे व्यंग है तो इस पर किस पर प्रहार किया गया है? इस व्यंग पर किस पर प्रहार किया गया है? ये क्वेश्चन आ सकता है कि जीप पर सवार इल्लियाँ जो पाठ है उस पर किस पर व्यंग किया गया है? तो वो व्यंग किया गया है अकर्मण्य नौकरशाही पर। जो नौकरशाही व्यवस्था है वो अकर्मण्य है, मतलब अपना कार्य नहीं करती। अपन इस जब व्यंग को पढ़ेंगे तो अपने को पता चलेगा अकर्मण्य नौकरशाही पर किस प्रकार से प्रहार किया गया है। मैं आपको सारांश के साथ, पाठ के साथ जो इसके ऑब्जेक्टिव बनते हैं उसके बारे में पूरा बताता चलूँगा, है ना। तो आपका सारांश भी हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी हो जाएंगे जो भी इससे पूछे जा सकते हैं इस पाठ के। देखते हैं इस पाठ का सारांश के सहित। तो इस जब ये व्यंग शुरू होता है तो व्यंग यहीं से शुरू होता है कि चने के पौधे होते हैं या पेड़ होते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन यही आएगा कि चने के पौधे होते हैं कि पेड़ होते हैं। तो इसमें कभी कहते हैं, लेखक कहते हैं शरद जोशी जी कि एक कहावत मैंने पढ़ी थी कि समधन तेरी घोड़ी चने के खेत में। समधन तेरी घोड़ी चने के खेत में, है ना। समधन तेरी घोड़ी चने के खेत में। तो चने के पूछा जाएगा चने के क्या होते हैं? जब ये कहावत सही है तो चने के क्या होते हैं? खेत। आएगा क्वेश्चन कि चने के खेत होते हैं कि जंगल होते हैं, क्या होते हैं? तो चने के खेत होते हैं। जब चने के खेत होते हैं तो खेतों में तो पौधे ही लगाए जाते हैं, है ना। तो पूछा जाएगा चने के क्या होते हैं? पेड़ होते हैं या पौधे होते हैं? तो क्या होते हैं चने के होते हैं पौधे। दो ऑब्जेक्टिव यहाँ से आ सकते हैं, चने के खेत होते हैं या फिर चने के खेत होते हैं या फिर चने के पौधे होते हैं। और ये क्वेश्चन हो गए। अब आगे कहते हैं लेखक कि चने पर, अगला देखते हैं, कहते हैं कि इस साल जो बेसन है, बेसन से बनने वाले पकवान जो हैं वो भजिया और बेसन के लड्डू इस साल महंगे हो जाएंगे। तो पूछता है क्यों हो जाएंगे? तो लेखक पूछते हैं, एक आदमी उनसे कहता है कि चने की ये महंगे हो जाएंगे। तो क्या कहते हैं कि चने में इल्ली लग गई है। क्या चने में इल्ली लग गई है? चने में इल्ली लग जाने के कारण इसकी खबर बिल्ली से लेकर दिल्ली तक पहुंच गई है ना। तो इस कारण से
चने महंगे हो जाएंगे। अब पूछे जाएगा यहीं से जो इल्ली है, तो जब इल्ली चने में लग गई, चने में इल्ली लग गई, तो इसकी खबर अखबारों में छपने लगी। तो पूछा जाएगा किसकी खबर अखबारों में छपने लगी, तो क्या पूछे, तो उत्तर होगा चने में इल्ली लगने की खबर अखबारों में छपने लगी। तो पहला यही हो जाएगा कि अखबारों में किसकी खबर छपने लगी। अखबारों में किसकी खबर छपने लगी। अखबारों में किसकी, आप लिखते जाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ तरे आएगा और इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो अखबारों में किसकी, पहला यही आएगा, अखबारों में किसकी खबर छपने लगी। तो किसकी खबर छपने लगी थी, इल्ली की, है ना, चने में इल्ली लगने की, है ना। तो पहला क्वेश्चन यही इल्ली से आएगा कि इल्ली अखबारों में किसकी खबर छपने लगी थी। लेकिन पूछा जाएगा अखबारों में किस फसल की चर्चा थी, तो वो चने की। अगर पूछा जाए किस फसल की चर्चा थी, तो आपको लिखना है चने की चर्चा थी। अगर पूछा जाए अब पूछा जाएगा इसी से क्वेश्चन कि अन्न की, जो अन्न है, अन्न की नाशधारती देवी कौन है, मतलब नाश करने वाली देवी कौन है, नाशार्थी देवी कौन है। तो आपको क्या लगाना है, इल्ली लगाना है ना। तो 2 क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पर इल्ली से। तीसरा तीसरा क्वेश्चन क्या आएगा कि जो इला की पुत्री कौन है, इला की पुत्री कौन है, तो इला की पुत्री भी इल्ली है। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते थे इल्ली से। पहला क्या कि अखबारों में किसकी फोटो छपने लगी थी, तो आपको लिखना है इल्ली की। दूसरा पूछेगा, दूसरा जो क्वेश्चन आएगा वो दूसरा क्वेश्चन आएगा कि, है ना, दूसरा क्वेश्चन आएगा कि किसकी फोटो छपने लगी थी। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि जो दूसरा आएगा कि अन्न की नाशधारती देवी, नाश करने वाली देवी कौन है, तो आपको इल्ली लगा देना है। इल्ली से 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन क्या आएगा, तीसरा क्वेश्चन आएगा कि इला की पुत्री कौन है, तो इला की पुत्री है इल्ली। अब देखिए इला से जो क्वेश्चन आने वाले, इला क्या कहलाता है, इला मतलब होता है पृथ्वी। क्या होता है, इला मतलब होता है, इला का अर्थ होता है पृथ्वी या फिर फसल को जन्म देने वाली, मतलब जिसमें कोई फसल उत्पन्न हो उसे आहार भी आप कह सकते हैं, इसका अर्थ आहार होता है। तो है ना इला का। अब पूछा जाएगा अन्न की अधिष्ठात्री देवी कौन है, अन्न की अधिष्ठात्री देवी कौन है ना। तो आपको क्या लगा देना है, इला लगा देना है। जो इला और इल्ली से जो क्वेश्चन थे, जो इला और इल्ली से क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिए, है ना। ये 4-5 क्वेश्चन ये हैं इससे। अब पूछा जाएगा कि जो ये है, ये इल्ली लगने का कारण क्या था, चने में इल्ली लग गई तो इल्ली का कारण क्या था, तो इल्ली का कारण था खराब मौसम। पहले लिख लेंगे अब खराब मौसम, पहला खराब मौसम, अधिक वर्षा, क्या, अधिक वर्षा और चौथा था अधिक ठंड। अब आएगा ऑब्जेक्ट में आएगा कि कारण क्या था, उपयुक्त सभी दिया होगा, तो आपको उपयुक्त सभी में लगाया आना है आंसर, ठीक है। अब जैसे अगला क्वेश्चन यहीं से आएगा कि जो इल्लियों में, मतलब जो अखबारों में इल्ली की खबर छपी तो क्या परिणाम हुए। जब ये खबर इल्लियों की छप गई अखबारों में कि चने में वो लग गई, तो सरकार जाग गई। अब देखते हैं सरकार, देखिए सरकार जाग गई, आपको यहीं से पढ़ना है, सरकार जाग गई। तो अब आगे कहानी व्यंग बढ़ता है, कहते हैं कि जब सरकार जाग गई तो उसने क्या किया कि हेलीकॉप्टरों से सभी किसानों के खेतों में छिड़काव करवाया दवाइयों का, जिससे किसानों को लगे
कि सरकार हमारे लिए कुछ कर सकती है। तो इससे क्या हुआ कि इल्ली मरी या ना मरी, लेकिन जो राजनेता थे उनकी वोटें मजबूत हो गई कि हमारे लिए सरकार कुछ करा रही है, कुछ कर रही है ना। और जो विपक्षी दल थे उनको नुकसान हुआ, है ना। तो आगे अब इस यही कहानी बढ़ती है। अब इसके लिए अब जीप पर तीन तीन लोग आते हैं सवार होकर किसके लिए, जो खेतों में इल्लियाँ लगी थी उनको देखने के लिए आते हैं। एक रहता है लेखक, एक छोटे अफसर, एक बड़े अफसर, है ना। छोटे अफसर और बड़े अफसर तीन लोग इल्लियाँ जो लगी रहती हैं उनको देखने के लिए आते हैं, है ना। तो छोटा अफसर कहता है क्या, बड़े छोटा अफसर किसान से कहता है कि आपके खेत में इल्ली लगी है। नहीं, उनके बीच में कुछ बात वार्तालाप होती है और फिर कहते हैं आपके खेत में इल्ली लगी है। वो डरते हुए कहता है नहीं साहब, मेरे खेत में इल्ली नहीं लगी है ना। तो कहें कि ये इल्ली आई कहाँ से, कहे कि साहब पता नहीं कहाँ से आई इल्ली। तो वो डर रहा था। अब ये पूछा जाएगा कि उसे किस बात का डर लग रहा था किसान को, तो किसान को डर लग रहा था कहीं खेत जब्त ना हो जाए। जब ये सवाल पूछ रहे थे तो किसान को किस बात का डर था, खेत जब्त होने का, है ना। अब ये कहाँ ये व्यंग है, अब यहाँ पर तक ये व्यंग पहुँचा। अब इसके बाद वो छोटे लेखक बोलते हैं बड़े किसान से कि चलो कोई बात नहीं, तुम है कोई प्रॉब्लम हो तो तुम हमें बताना, हम तुम्हारी मदद करा देंगे। कहते हैं ठीक है साहब। कहते हैं जाओ तुरंत हमारे लिए जो चने हैं, चने के कुछ झाड़ हैं जो, इनको तोड़ के ले आओ, बूटे जो चने के हैं, और हमारी उसमें रख दो। इस तरफ दूसरी तरफ छोटे किसान बोले, इस तरफ बड़े किसान थे जो बड़ा अफसर था, जो बड़ा अफसर लेखक के साथ खड़े हुए थे बड़े अफसर। और बड़े अफसर जो थे उन्हें 8वीं क्लास की एक कविता याद थी। वो कविता किसकी थी, मैथिली शरण गुप्त की कविता याद थी। और किस पर आधारित थी, ग्राम्य जीवन पर आधारित थी। और के कौन सुना रहा था, बड़े अफसर, किसको, लेखक को। अब यहीं से 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, है ना। लेखक को सुना रहे थे बड़ा अफसर। तो 5 क्वेश्चन जो आएंगे वो आएगा कि मैथिली शरण ग्राम जीवन पर आधारित कविता किसने सुनाई, तो बड़े अफसर ने, किसको, लेखक को, है ना, मैथिली शरण गुप्त को। और वो किसकी कविता थी, किस पर आधारित थी, तो ग्राम जीवन पर आधारित थी। वो उन्होंने कैमी क्लास में पढ़ी थी, तो उसे 8वीं क्लास में उन्होंने पढ़ी थी उस कविता को, है ना। तो उन्हें किसकी कविता याद थी, तो उन्हें मैथिली शरण गुप्त की कविता याद थी। तो उन्होंने उसे सुना दिया। क्या कहने लगे कि मुझे खेतों में बहुत अच्छा लगता है। बड़े लेखक क्या कहते हैं, बड़े लेखक कहते हैं कि मुझे खेतों में अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ सचमुच जीवन है, शांति है और सुख है। यही आएगा ऑब्जेक्ट कि ये किसका कथन है, तो ये कथन है किसका, बड़े अफसर का ये कथन है कि खेतों में मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ सचमुच सुख और शांति है। तो आपको ये ऑब्जेक्ट जो 6-7 ऑब्जेक्ट यहाँ से बनने वाले हैं वो आपसे बन जाना चाहिए। अब लास्ट में क्या है कि जीप पर किसान ने क्या रखा, क्या रखने को बड़े लेखक ने क्या रखने के लिए कहा, तो वो कहा चने के बूटे रखने के लिए कहा। तो चने के बूटे रखने के लिए कहा, ये आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब लास्ट में ये तीनों जाते हैं और वो चने को खाते जाते हैं। तो चने को खा रहे थे, तो चने को कौन खाता है, चने को इल्लियाँ खाती हैं। तो तीनों लोग खा रहे थे इस चने को, इस कारण से लेखक ने तीनों को इल्लियाँ कहा। चीप पर सवार इल्लियाँ जो खेतों को खा रही हैं, खेतों को ही क्यों, पूरे देश को ही खा रही हैं। इस प्रकार से नौकरशाही पर इन्होंने प्रहार किया है। तो आपके देखिए व्यंग तो समझ में आ गया होगा, इसके साथ ऑब्जेक्ट भी आ गए हो समांतरी। एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि क्या था। तो व्यंग क्या था कि कहते हैं लेखक कि चने के पौधे होते हैं या पेड़ होते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे, या फिर खेत होते हैं या फिर जंगल होते हैं। तो वो कहते हैं लेखक कि मैंने एक कहावत सुनी है कि समधन तेरी घोड़ी चने के खेत में। अगर चने के खेत में है घोड़ी, तो चने के खेत में है तो खेत में तो पेड़ होते हैं, तो चने के खेत होते हैं और पेड़ होते हैं।
फिर एक को कहता है कि इस साल तो चने में इल्लियाँ लग गई हैं, चने में इल्लियाँ लग गई हैं, इसलिए बेसन भजिया और बेसन के लड्डू जो बनते हैं, मगज के लड्डू जो बनते हैं, उनमें महंगाई चढ़ जाएगी। इसकी खबर जो है इल्लियों की, चने में इल्लियों लगने की खबर अखबारों में छप चुकी है और इसकी खबर दिल्ली से लेकर दिल्ली तक सबको पता हो चुकी है कि चने में इल्ली लग गई है, चने में इल्ली लग गई है। जब इसकी खबर अखबारों में छपी, नेताओं को पता चला, तो उन्होंने इसका प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, दवाएं छिड़कनी प्रारंभ कर दी कि जो किसान हैं उनको लगे कि वो हमारी मदद कर रहे हैं, उन्हें अच्छा मौका भी मिल गया। तो इनसे उनके इल्लियाँ भागी या ना भागी, लेकिन उनके वोट तो मजबूत हो गए, है ना। फिर ये जो तीनों लेखक आते हैं वो निरीक्षण करने के लिए सरकार उन्हें भेजती है कि जाओ वहाँ पर निरीक्षण करो क्या कैसा चल रहा है। तो ये आते हैं और निरीक्षण करते हैं, और निरीक्षण जो कुछ भी किया वो ज़्यादा करते नहीं और किसान को ही डरा के चले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम जाकर हमारे इस जो खेत से चने उखाड़ के रख दो, क्या है कि हम खा लेंगे चने भी। तो वो डराकर उन्हें रखवा देते हैं चने और उन्हीं को खाते जाते हैं। तो इल्लियाँ चने को खाती हैं, लेकिन ये तो तीनों लेखक ही खा रहे थे चने को। तो इस प्रकार से लेखक ने इस पर प्रहार किया है कि चने को खाने वाली, चने तो सही है, साथ ही पूरे देश को खाने वाली तीन ही जो इल्लियाँ हैं यही अफसर हैं जो पूरे चने के खेत को ही क्या पूरे देश को खा रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने इसके द्वारा व्यंग किया है ना। तो आपके समझ में आ गया होगा। और ये किसान जो बड़े अफसर हैं वो भी ये सुना देते हैं। मैथिली शरण की कोई 8वीं क्लास की कविता होती है ग्राम जीवन पर आधारित, तो उसको सुना देते हैं और कहते हैं कि सचमुच यहाँ पर सुख और शांति है, और वो तीनों जीप पर सवार होकर चले जाते हैं। तो लेखक इन्हीं को इल्लियाँ कहता है ना। अब देखते हैं अगले वीडियो में अपन देखेंगे शरद जोशी का जो जीवन परिचय है वो, और होलकर की वेबसाइट में जो ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं उसको भी बताते हैं। मैं एक और बता दूं कि जो शरद जोशी हैं वो होलकर कॉलेज के ही पढ़े हुए हैं, जो अपना होलकर कॉलेज है यहीं के ये पढ़े हुए हैं। तो आपसे ये ऑब्जेक्ट तो आना ही है। चलिए मैं जीवन परिचय जब कराता हूँ तो मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा, है ना। ठीक है। जो 2 साल जो होलकर के पेपर हो चुके हैं, करीबन 4 पेपर है मेरे पास, तो मैं उनके भी वीडियो बनाकर डाल दूंगा, तो आप उनको भी पढ़ लीजिएगा, है ना। फिर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और अटल बिहारी के भी और डिग्री कॉलेज सतना के जो पेपर हैं उनको भी डाल दूंगा।